मॉर्निंग। अंबर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जो पढ़ने जा रहे हैं दिगंत भाग 2 हिंदी के क्लास है। उसमें जो गद्य खंड है, गद्य खंड से कहानी के सारांश को समझेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, कहाँ से आते हैं, ये सब चीज हम जानने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। 2025 में बोर्ड एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहीं से क्वेश्चन आएगा, कहीं और पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ से पढ़ के आराम से हिंदी में 90+ अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी, और हिंदी में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिए थे, व्याकरण पढ़ लिए थे और कुछ गद्य खंड में बातचीत पढ़ लिए थे और भी कई कहानी थी, उसको हम पढ़ लिए थे। आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो चैप्टर है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। एक लेख और एक पत्र, जिनके रचनाकार कौन है? भगत सिंह। कौन है? भगत सिंह। इनका जन्म कब हुआ? 28 सितंबर 1907 में। कब हुआ? 1907 में। कहाँ हुआ? खटकड़ कला, पंजाब में। कौन से राज्य में? पंजाब में। अब आप लोग बताएंगे रामधारी सिंह दिनकर, जो कि पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, उनका जन्म स्थान कहाँ है? रामधारी सिंह दिनकर, उनका जन्म स्थान कहाँ है? सिमरिया, बेगूसराय में। कहाँ? सिमरिया, बेगूसराय में। भगत सिंह, इनकी मृत्यु 23 मार्च 1931 को हुई। कब हुई? 23 मार्च 1931 को। किसके किसकी मृत्यु? राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह। राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, इन तीनों की मृत्यु कब हुई? 23 मार्च 1931 ईस्वी को 7:33 पर। कब? 7:33 पर। किस षड्यंत्र में फांसी दिया गया? वो था लाहौर षड्यंत्र। कौन सा षड्यंत्र था? लाहौर षड्यंत्र में फांसी दिया गया। माता का नाम विद्यावती। माता का नाम विद्यावती। और पद्मावती जो थी, सॉरी, प्रभावती किसकी पत्नी थी? आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। पिछले क्लास में हम पढ़ा दिए हैं। प्रभावती किसकी पत्नी थी? आंदोलन किए थे। नारे थे इनकलाब जिंदाबाद। क्या नारा था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इस नारा को दिया नहीं, बल्कि इस नारा को प्रचलित किसने किया? भगत सिंह ने। किसने किया? भगत सिंह। जब इनको फांसी पड़ने लगी तो इन्होंने जो नारा दिया वो क्या कहा? इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। इनके चाचा का नाम क्या है? अजीत सिंह। क्या है? अजीत सिंह। रचनाएं कुछ है। विश्व प्रेम के मतवाला कब लिखा गया? 1924 में। उसने कहा था कहानी, हम पढ़ाए थे। कब लिखा गया था? कब लिखा गया था? विश्व के मतवाला कब लिखा गया? 1924 में। युवक मतवाला कब लिखा गया? मैं नास्तिक क्यों हूँ? मैं नास्तिक क्यों हूँ? विद्यार्थी और राजनीति 8 अप्रैल 1924 को। कब गिराया? 8 अप्रैल 1924 को। आप लोग बताएंगे, कल के क्लास में हम पढ़ाए थे लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी? तो अब हम जानते हैं एक लेख और एक पत्र के माध्यम से भगत सिंह क्या बताना चाहते हैं। एक लेख और एक पत्र के माध्यम से हम कहानी पे चलते हैं। इसमें
भगत सिंह और सुखदेव होते हैं, भगत सिंह और सुखदेव होते हैं। भगत सिंह ने एक लेख लिखते हैं सुखदेव को, और उसमें कहते हैं कि हम लोग जेल में बहुत सारे कष्ट झेले, बहुत पीड़ा हुई, इन सारे चीज का वर्णन किया कि यदि हम लोग आंदोलन में शामिल नहीं होंगे तो क्या होगा, देश में कोई भी आंदोलनकारी नहीं बन पाएंगे। इसलिए भगत सिंह कहते हैं कि विद्यार्थियों को राजनीतिक जीवन में भाग लेना चाहिए। यही विद्यार्थी है जिन्होंने तन मन धन से देश के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, उन्हें हर चीज पता होता है, सही क्या है गलत क्या है। ये विद्यार्थी ही है जो कि ना सिर्फ पढ़ाई करे बल्कि कुछ सामाजिक कार्यों में भी योगदान दे, लीडरशिप करे, नेता बने। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जो विद्यार्थी छात्र नेता नहीं बनते हैं, लीडरशिप नहीं करते हैं, तो वो पढ़ाई का कोई महत्व को नहीं रख पाते हैं। आजकल सभी लोग पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन भगत सिंह के अनुसार कहते हैं एक देश को तरक्की करने के लिए छात्रों को आंदोलन में शामिल होना बहुत जरूरी है। जब तक छात्र नेता नहीं बनेंगे तब तक क्या होगा, देश तरक्की नहीं कर सकता है। देश के लिए बलिदान होते हैं वही अच्छी मृत्यु होते हैं। उसी को उन्होंने कहा कि ये मृत्यु एक बहुत अच्छी मृत्यु है। मरते तो सब लोग हैं, लेकिन अपने लिए क्या कौन मरते हैं। यदि आपको देश के लिए आह्वान किया जाता है, देश के लिए मर मिटने का आपके पास जो जुनून है, तो वो है विद्यार्थी, और विद्यार्थी ही देश को बदल सकते हैं। विद्यार्थी के हाथों में ही आगे की बागडोर होती है। इसलिए लेखक इस लेख और पत्र के माध्यम से विद्यार्थियों को यह संबोधित करता है, यह कहता है कि आप राजनीतिक जीवन में शामिल होइए। आपके राजनीतिक जीवन में न शामिल होने से भविष्य अंधकार में जाएगा। जब तक आप शामिल नहीं होंगे, अच्छे भारत का निर्माण नहीं कर सकते। संपूर्ण भारत का यदि निर्माण करना हो, अच्छा बनाना हो, सुदृढ़ बनाना हो, तो राजनीतिक जीवन में विद्यार्थियों को भाग लेना जरूरी होता है। अब क्यों जरूरी होता है, उसके पीछे भी कई कारण है। उसके पीछे कारण ये है कि विद्यार्थी ना तो शादी की चिंता रहती है, ना और किसी चीज की चिंता रहती है, ना बच्चे की चिंता रहती है। इसलिए जब विद्यार्थी राजनीतिक में जाएंगे तो वो उनको किसी चीज की चिंता नहीं होती है। वो देश के लिए मर मिटने की सिर्फ चिंता होती है, देश को आगे बढ़ाने की चिंता होती है। इसलिए विद्यार्थी को राजनीतिक जीवन में भाग अवश्य लेनी चाहिए। ये एक लेख और एक पत्र के माध्यम से भगत सिंह बताना चाहते हैं। और इसी भगत सिंह ने ही तभी लाहौर षड्यंत्र केस में जब ये बम गिराए थे, उसी में इनको 23 मार्च 1931 को फांसी होती है, और ये दिन शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो एक लेख और एक पत्र के माध्यम से क्या कहें वो हम समझा दिए। दूसरा जो है, दूसरा कहानी है देखिए, उसी में 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ, 22 ईस्वी में चौरा चौरी घटना हुआ, 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, अगस्त क्रांति हुआ 1940 ईस्वी में। ठीक उसी तरह से क्रांति का आगे बढ़ते गए, लेकिन 23 मार्च 1931 ईस्वी को शहीद राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव की फांसी की सजा हो गई। दूसरा कहानी है जिसका नाम है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा कहने का क्या तात्पर्य है, ये बात समझते हैं। ओ सदा नीरा ये मूल रूप से आप लोग जानते हैं कि ये बिहार की ही कहानी है। बिहार की कहानी नहीं बल्कि ये क्या है, निबंध है। ये कैसी निबंध है, यात्रावृत निबंध है। मतलब वहां पे यात्रा जो हो रही है। अब ये कहाँ की कहानी है इसे हम बताते हैं। ये जो कहानी है ये बिहार की कहानी है। कहाँ की कहानी है, बिहार की कहानी है। इधर से चलती है गंगा नदी और यहीं से आती है गंडक नदी। ठीक है,
गंडक नदी। इसी गंडक नदी का नाम है सदा नीरा। क्या कहते हैं इसको? सदा नीरा। क्या कहते हैं? सदा नीरा। इसी को कहते हैं नारायणी नदी। क्या कहते हैं? नारायणी नदी। और इसी को कहते हैं आज वर्तमान में जो नाम है इसका, वो कौन सा नाम है? गंडक नदी। क्या नाम है? गंडक नदी। और इसी में आके एक नदी मिलती है जिसका नाम है बूढ़ी गंडक नदी। क्या नाम है? बूढ़ी गंडक नदी। जब ये दोनों नदियां मिल जाती थी तो इस क्षेत्र में पानी बहुत ज्यादा हो जाता था, और पानी अधिक होने से इस क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आ जाते थे। जैसे आज के डेट में यदि कहें तो कोसी नदी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में। कौन सी नदी? कोसी नदी, जिसको कहते हैं बहुत ज्यादा तूफान मचाती है। जब कोसी में पानी अधिक आता है तो अधिक बाढ़ की समस्या। बिहार में भी कौन सी नदी? इसलिए कोसी को आज के डेट में क्या कहते हैं? शोक की नदी। लेकिन उस समय जो बाढ़ आती थी वो किस नदी में आती थी? गंडक नदी में आती थी। क्यों आती थी? क्योंकि गंडक और बूढ़ी गंडक दोनों आके मिल जाती थी, लेकिन अब ये बूढ़ी गंडक कोसी नदी में मिलती है। किसमें मिलती है? कोसी नदी में। इसलिए कोसी नदी में बाढ़ आती। लेकिन हम यहाँ ये समझेंगे, जब यहाँ पे बाढ़ आती थी तो ये नदी जब बहती थी तो ये नदी ऐसे बहती थी। अब आप देखेंगे कि जब धीरे धीरे समय बढ़ते चला गया, आदि मानव था, तो उन लोगों ने नदियों के किनारे बसना स्टार्ट किया। तो बहुत सारे लोग नदी के किनारे बसना स्टार्ट किए। जितनी भी झुग्गी झोपड़ी बस्तियां, सबसे पहले शुरुआत हुई कहाँ हुई? नदियों के किनारे हुई। उसी तरह से गंडक नदी के किनारे बहुत सारे लोग बसना स्टार्ट किए। बहुत से धर्म के लोग बसना स्टार्ट किए। कई जाति आए। यहाँ पे जो खेती होती थी, नील की खेती होती थी। किस चीज की? नील की खेती होती थी। और नील की खेती उगाना अनिवार्य कर दिया था किसने? अंग्रेजों ने। और नील की खेती जो होती थी वो 3 कठिया व्यवस्था प्रारंभ थी, अर्थात 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती उगाना अनिवार्य कर दिया था। लेकिन नील की खेती किसान उगाना नहीं चाहते थे। इसलिए उगाना नहीं चाहते थे कि नील की खेती करने के बाद भूमि बंजर हो जाती थी। इसलिए किसान नील की खेती उगाना नहीं चाहते थे। कोई भी नहीं चाहेगा। तो इसी 3 कठिया व्यवस्था के लिए महात्मा गांधी 1917 ईस्वी में इसी चंपारण की धरती, और ये क्षेत्र कहलाता है क्या? चंपारण। क्या कहलाता है? चंपारण। इसी चंपारण की धरती पर 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी आते हैं और उन्होंने एक सत्याग्रह स्टार्ट करता है जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। लेकिन यहाँ पे कई सारे धर्म के लोग रहने लगे, कई जाति रहने लगे। थारू जनजाति थे, कई ऐसे जनजाति यहाँ पर निवास करने लगे। कुछ लोग जो ताकतवर होते थे यहाँ खेती करके आते थे और सामान लेकर के जाते थे। कुछ खेती करने के लिए भी लोगों को बुलाया जाता था यहाँ पर। लेकिन मेन रूप से यहाँ पर जो रहते हैं, तो लेखक कहते हैं कि ये ओ सदा नीरा पाठ में जो एक धर्मार्थ पुरुष है, एक वसुंधरा पुरुष है। एक तरफ धर्मार्थ पुरुष कहता है कि हम गंगा का जल को पवित्र मानते हैं, गंगा को मैया कहते हैं, और वही दूसरी तरफ उसी धर्मार्थ पुरुष में क्या करते हैं कि जो भी कूड़ा करकट होता है, पूजन की सामग्री होता है, उसे गंगा में बहा देते हैं। एक तरफ तो गंगा को पवित्र मानते हैं, मैया मानते हैं, और उसी में गंगा को प्रदूषित करते हैं कूड़ा करकट बहा के। दूसरी तरफ क्या करते हैं, जो लोग वसुंधरा भोगी हैं, वसुंधरा भोगी मतलब अपने भोग विलास के लिए जीते हैं, वो क्या करते हैं? गंगा नदी में कभी मरे हुए जानवरों को फेंकते हैं, तो कभी कुछ और करते हैं, कभी पेड़ों की कटाई करते हैं। इस तरह से प्रकृति के दोनों ही घातक हैं। वसुंधरा भोगी भी घातक है और धर्मार्थ पुरुष भी घातक है। धर्मार्थ पुरुष गंगा में कचरा बहाते हैं और वसुंधरा भोगी पेड़ों को काट देते हैं। इससे नदियां प्रवाहित होने में दिक्कत होती है। नदियों की प्रवाह धीरे धीरे कम होती जा रही है। इस वजह से कहते हैं धर्मार्थ पुरुष और वसुंधरा भोगी दोनों ही एक ही सिक्के के 2 पहलू है। दोनों का तरीका अलग है लेकिन काम तो एक ही कर रहे हैं। इस चैप्टर में ओ सदा नीरा में मूल रूप से यही बात दर्शाया गया कि इस क्षेत्र में बाढ़ कैसे आती है, यहाँ पे कौन कौन से जनजाति रहते हैं, कैसे लोग काम करते हैं, इस तरह का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब हम देखते हैं ओ सदा नीरा निबंध, जिसके रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। एग्जाम में जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएंगे वो आएंगे ओ सदा नीरा के रचनाकार का नाम क्या है। 4 एग्जाम्पल दिए रहेंगे तो आप लोग क्या होगा? जगदीश चंद्र माथुर। लेकिन सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें पूछे जाएंगे वसुंधरा भोगी और धर्मार्थ भोगी।
एक ही सिक्के के दो पहलू है, कैसे समझाएं। चंपारण के तिनकठिया व्यवस्था को समझाएं। इस तरह से क्वेश्चन सब्जेक्टिव में बनेंगे और ऑब्जेक्टिव में यहां से ही क्वेश्चन बनेंगे। कई रचनाएं हैं। इनका मृत्यु कब हुआ? 1978 में। और जन्म कब हुआ? कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। कब हुआ? 1917 में। और 1917 में कौन सा आंदोलन हुआ था? कौन सा सत्याग्रह हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। कई रचनाएं हैं। मेरी बांसुरी, 10 तस्वीरें, मोर का तारा, कई रचनाएं हैं। देखिए, तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? नील की खेती से है। चंपारण आंदोलन में गांधी जी आए अप्रैल 1917 में। कब आए? अप्रैल 1917 में। अब दूसरी जो कहानी है वो है सिपाही की मां। इन्होंने ही, और जब चंपारण सत्याग्रह में आए थे, राजकुमार शुक्ल के कहने पे आए थे चंपारण सत्याग्रह, और वहीं पर इन्होंने कहा कि गांधी जी ने कि ऐसे किसान शिक्षित नहीं हो सकते, ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता है, उसके लिए सबसे पहले बच्चों को शिक्षित करना जरूरी होगा। जब तक वही बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और फिर वही देश की तरक्की करेंगे। इसलिए बच्चों के लिए स्कूल भी खुलवाने का सलाह दिया किसने? गांधी जी ने। और वहां पर 3 स्कूल खुलवाया गया। कितने स्कूल? 3 स्कूल खुलवाया गया। अब हम इस कहानी को समझ चुके हैं, आगे हम पढ़ेंगे सिपाही की मां। क्या? सिपाही की मां। अब सिपाही की मां क्या है? कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने कल भी पढ़े थे, उसने कहा था, और आज ठीक उसी तरह की कहानी है सिपाही की मां। सिपाही की मां ये एकांकी है। अब हम समझेंगे एकांकी क्या होता है। लेकिन इनके रचनाकार कौन है? मोहन राकेश। रचनाकार कौन है? मोहन राकेश। जन्म कब हुआ? जन्म कब हुआ? 1925 में। अब महात्मा गांधी 1925 में जन्म हुआ। कहाँ हुआ? जड़ी वाली गली। और कहाँ ये है? अमृतसर। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। और अमृतसर में यही एक घटना हुआ था जिसका नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या नाम है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? यही अमृतसर में ही हुआ था। और इनका जन्म भी कहाँ हुआ है? अमृतसर में ही। पिता का नाम क्या है? मदन मोहन गुगलानी। और माता का नाम बच्चन कौर। क्या नाम है? बच्चन कौर। कई रचनाएं लिखे हैं। इंसान के खंडहर कब लिखा गया? 1950 में। नए बादल कब लिखा गया? 1957 में। जानवर और जानवर कब लिखा गया? 1953 में। अब देखिए, उपन्यास कई सारे हैं, देख लीजिए। आने वाला कल, एकांकी भी है, सिपाही की मां। अब सिपाही की मां पर हम चलते हैं। सिपाही की मां, इसमें एक है बिसनदेई। क्या नाम है? बिसनदेई, जिसको बिस्नी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिस्नी। और एक है पड़ोसन। पड़ोसन का नाम क्या है? कुंती। क्या नाम है? कुंती। और एक है मानक और एक है मुन्नी। और माँ का नाम क्या है? बिस्नी। अर्थात कह सकते हैं कि बिस्नी के ये बेटी और ये कौन है? बेटा है। कौन है? मानक कौन है? बिस्नी का बेटा। और मुन्नी कौन है? बेटी। बिस्नी के बेटा का नाम क्या है? बेटा का नाम क्या है? मानक। क्या नाम है? मानक। और बेटी का नाम क्या है? बेटी का नाम है मुन्नी। मुन्नी नाम है। अब देखिए, मानक कहाँ जाता था? बर्मा की लड़ाई। बर्मा की लड़ाई में। बर्मा, बर्मा जिसका नया नाम क्या है? म्यांमार। बर्मा का नया नाम म्यांमार। और बर्मा की राजधानी उस समय क्या थी? रंगून। क्या था? रंगून। अरे भारत के बगल में बर्मा।
बर्मा का नया नाम क्या है? म्यांमार। उसकी राजधानी, बर्मा की पहली राजधानी जो पुरानी राजधानी वो क्या थी? रंगून। अब समझिए सिपाही की माँ में क्या क्या कहानी है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जितने भी बनेंगे वो कभी पूछ लेंगे इंसान के खंडहर के रचनाकार कौन है। इसके बाद पूछ लेंगे अंडे के छिलके और अन्य एकांकी इनके रचनाकार कौन है। रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग रचनाएं याद कर लीजिए। एक एक रचनाएं, इनका जन्म कब हुआ था, इनके माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, और इसको यदि सम्मान मिला किसी पे तो वो सम्मान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव जो भी बनेगा यहीं से बनेगा। अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव की ओर। जरा कहानी को समझते हैं लेकिन शॉर्ट में। कैसे? देखिए, सिपाही की माँ, बात से समझ में आता है। एक है सिपाही और दूसरी है माँ। कहानी का नाम हो गया सिपाही की माँ। अब सिपाही की माँ, अब देखिए इसमें क्या होता है, एक मानक होता है और दूसरी क्या होती है? मुन्नी होती है। और उसकी पड़ोसन का नाम क्या होता है? कुंती। क्या नाम होता है? कुंती। और बर्मा, यही बर्मा से दो लड़की आती है। कितनी लड़की? दो लड़की आती है। तो कौन कौन हो गई? मुन्नी, मुन्नी की माँ बिस्नी, कुंती पड़ोसन, और एक मानक, और दो लड़की आई और एक सिपाही। कुल मिला के कहानी में इतने पात्र हैं, 8 पात्र हैं कहानी के। अब 8 पात्र में कहानी को समझते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। यहाँ पर मुन्नी और मानक दोनों भाई बहन होते हैं। एक्चुअली था क्या, घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। शादी करने के लिए मुन्नी 13 वर्ष की हो गई थी। उसकी शादी की चिंता थी, जिस वजह से मानक को उसकी माँ के द्वारा घर से भेजना पड़ा, नौकरी पे भेजना पड़ा। लेकिन जरा कहानी हम स्टार्ट करते हैं। कहानी का मूल भाव क्या है? एक माँ होती है और एक मुन्नी होती है और एक मानक होती है। कहानी यहाँ से आगे बढ़ता है। आगे जब बढ़ता है तो उसकी धीरे धीरे वो पलती बढ़ती है और कुछ समय बीतता है। उसकी जो सहेलियां थी उसकी भी शादी हो जाती है। तो उसकी माँ को लगता है कि इसकी भी शादी हो जाएगी, इसके भी हाथ पीले हो जाएंगे तो हमारा टेंशन खत्म हो जाएगा, जो आज तक चली आ रही परंपरा है। तो उनके हाथ पीले होने की चिंता थी। तभी बिस्नी ने क्या करते हैं, अपने बेटे को भेज देती है कहाँ? बर्मा, लड़ाई करने के लिए। जब लड़ाई करने के लिए भेज देती है तो वहां से कुछ पैसे आ जाए ताकि हम अपनी बेटी का शादी कर सके, धूमधाम से कर सके, अच्छे से कर सके। और कुछ दिन होता है, कहानी इसी तरह से आगे बढ़ती है। वहां लड़ाई होती है, उसने चिट्ठी भी नहीं लिखती है, कई दिनों तक चिट्ठी नहीं आती है। उसको लगता है पता नहीं क्या है, क्या बात है, अभी तक चिट्ठी क्यों नहीं आती है। मुन्नी बार बार कहती है, माँ अगले मंगलवार को जरूर चिट्ठी आएगी भैया की। क्या कहती है? अगले मंगलवार को जरूर चिट्ठी आएगी भैया की। इस तरह से कई मंगलवार बीतते चले जाते हैं लेकिन भैया की चिट्ठी नहीं आती है। फिर उसी तरह कहते हैं, माँ आज तो हमको लगता है कोई ये आया है टिकट वाले, ये गाड़ी आई है, उसमें लग रहा है भैया की चिट्ठी ही लेके आई है। लेकिन वो भैया की चिट्ठी नहीं होती है। फिर वो उसके गांव में एक बहुत बड़े सेठ जी थे। उस सेठ जी को किसी तरह पता चलता है कि बर्मा में जो है बहुत भयंकर लड़ाई हो रही है। बर्मा में बहुत भयंकर लड़ाई हो रही है। तो उसकी माँ कहती है, हाँ वही बहुत बड़ा सेठ बन गया इसलिए उसको सारा चीज पता। उसको कैसे पता चला ये सब चीज? थोड़ा बहुत घूम क्या लिए हैं, उसको लग रहा है कि पूरी दुनिया हमने घूम लिए हैं। और इसके बाद ये भी कहती है, लेकिन माँ को क्या लगता है, उसका जान निकल जाता है ये बात बोलते, बर्मा में बहुत लड़ाई हुई। माँ को अब डर सताने लगता है कि पता नहीं मेरे बेटे को कहीं कुछ ना हो जाए। इसलिए इस बात को काटते हुए उन्होंने कहती है, कुछ नहीं हो रहा है, वो अपने मनगढ़ंत बातें बोल रहे हैं। तभी वो उधर से कई तरह की इस तरह समस्या बोलते बर्मा से ऐसे नहीं आ सकते हैं, पानी वाली जहाज से आया जाता है, उधर से आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो उसकी माँ इन सारे बातों को टाल देती है। उसको यही लगता है कि ये जो बोल रहा है वो पूरी तरह से झूठ बोल रहा है। तभी बर्मा से दो लड़की आती है और दोनों ही लड़की छोटे छोटे कपड़े पहन के आते हैं। तो उधर से दीनू आता है। दीनू कहता है, माँ आज तो हद हो गई, इतनी छोटी छोटी कपड़े पहन के ये लड़कियां आई, आज तक हमने कभी देखा ही नहीं है। छोटे छोटे स्कर्ट वगैरह पहन के आई होगी तो इसीलिए उसको ये बात कह रहा है
कि आज तक हमने ऐसा देखा ही नहीं है। वो भीख मांग रही है और वो लड़की जब आती है तो कहती है कि माँ जी कुछ दे दीजिए, कुछ खाने पीने का है, चावल दाल आटा तो दे दीजिए। अब सबको आश्चर्य, ये लड़की भीख मांग रही है, काहे मांग रही है चावल दाल आटा। उसके बारे में जानकारी जब लेती हैं तब वो कहती हैं कि माँ जी हम लोग बर्मा से आए हुए हैं। तब मुन्नी कहती है कि बर्मा, माँ जी वहीं जहाँ हमारे भैया लड़ाई पर गए हैं, ड्यूटी पर गए हैं, वहीं पर लड़ाई। ये बताती है लड़की दोनों कि हम लोग 10 साथी आ रहे थे, लेकिन रास्ते में ही हम लोग 2-3 साथी लगभग कहीं दलदल में ही धंस गए, कहीं किसी को जानवरों ने खा लिया। इस तरह से कई चीजें जोड़ाते, कुल मिला के हम लोग 5-6 लोग ही यहाँ पे आए हैं, कुछ देने का है माँ जी, तो चावल दाल आटा हमको दे दीजिए। अंततः कुछ दे करके उस लड़की को वहां से भगाते हैं। वो लड़की आगे दूसरे घर जाती है मांगते मांगते। फिर क्या होता है, दूसरे ही दिन सिपाही 2-3 दिन बाद फिर कहती है भैया की चिट्ठी तो अब आ ही जाएगी अगले मंगलवार, लेकिन चिट्ठी नहीं आती है। अंततः उसके भैया ही आ जाते हैं, लड़खड़ाते हुए आते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किए थे, एक सिपाही को मारा था। जब युद्ध होते थे उनका जो विपक्षी था उनको मारा था। वो उनके पीछा करते करते मानक अपनी माँ के पास आते हैं और मानक ने अपनी माँ से कहते हैं माँ जी कुछ एक जरा सा पानी दे दो हमको पीने के लिए। तो उसकी माँ कहती है बेटा पानी क्यों पियोगे, ऐसी हालत तुम्हारा किसने किया है, जरा दूध ही पी लो। तो माँ उसकी दूध लेके आती है, लेकिन उसने दूध ना पी करके बल्कि ये कहते हैं कि माँ जी हमें जरा पानी ही दे दीजिए, देखो मेरे पीछे सिपाही दौड़े दौड़े आ रहा है हमको मारने के लिए। तो वो सिपाही भी आ रहे थे। अब दोनों तरफ होती है और सिपाही कहता है हम मानक को मार देंगे, मानक कहता है हम सिपाही को मार देंगे। बीच में अंततः उसकी माँ आती है और उसकी माँ ने अंततः दोनों को बचा लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे पर्दा गिरता है। दरअसल ये कुछ नहीं था, बस एक सपना था। ठीक है, दरअसल ये कुछ नहीं था, ये क्या था, एक सपना था। दूसरा क्या है, परगीत और समाज। परगीत और समाज ये क्या है, निबंध है। कैसी निबंध है, आत्मपरक निबंध है। इनके रचनाकार कौन है, नामवर सिंह। कौन है, नामवर सिंह। किस युग के हैं, छायावादी युग। इसका जन्म कब हुआ, 1927 में। कब हुआ, 1927 में। कहाँ हुआ, किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में। माता का नाम बागेश्वरी देवी और पिता का नाम नागर सिंह। नागर सिंह पेशे से क्या थे, शिक्षक थे। जबकि बेनी प्रसाद भट्ट पेशे से क्या थे, व्यापारी थे। बहुत बढ़िया। रचनाएं इन्होंने कई लिखे हैं। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, छायावादी, पृथ्वीराज रासो की कई ऐसी रचनाएं हैं। सम्मान मिला है, देखिए ये सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है। कविता के नए प्रतिमान पर, कविता के नए प्रतिमान पर इनको सम्मान मिला। कब, 1971 ईस्वी में। संपादक आलोचना त्रैमासिक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य प्रबंध काव्य सूर सागर और गीति काव्य कामायनी के कवि कौन है, निराला। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, रचनाएं से क्वेश्चन बनते हैं। परगीत और समाज में इसमें कुल मिला के ये कहता है कि आजकल दुनिया में लोगों के पास उतनी लंबी कविता पढ़ने की समय नहीं है, इसलिए कविता के मूल भावों को उन्होंने एक छोटे छोटे कविता में समझाने के लिए बात कही है। बड़ी बड़ी लंबी लंबी गीत आप लोगों ने देखते होंगे, यूट्यूब पे भी कई वीडियो आते हैं, लेकिन छोटे छोटे वीडियो देखना लोग ज्यादा पसंद करते हैं, लंबी कविता को लोग पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। अब दूसरा जो है जूठन। क्या है, जूठन। जूठन में क्या है, देखिए जूठन क्या है, एक दलित आत्मकथा है। कैसी है, आत्मकथा है, लेकिन कैसी है, दलित है। अर्थात दलितों की ये आत्मकथा है। अब हम समझेंगे, दलित मतलब छोटे कास्ट के लोग जो होते हैं उसी को दलित कहते हैं, जिसमें SC ST की कैटेगरी को शामिल करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, दलित कहते हैं। अब इस दलित की कहानी क्या है, उस समय किस प्रकार की विडंबना होती थी दलित के पास, ये सारा चीज का वर्णन किया गया है। आपने जानते होंगे जब हमारा संविधान का निर्माण होने लगा और एक तरफ आजादी थी, तो भीमराव अंबेडकर ने
अपने वर्गों को छूट देने के लिए कहा कि यदि आप वर्ग का छूट देना चाहेंगे, एक आजादी का चाहेंगे, तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा, हमें वर्गों का छूट चाहिए, आजादी लेके ही वैसा आजादी पाके क्या करेंगे जिसमें हम खुद गुलाम रहेंगे। तो वहीं से छूट का जो प्रक्रिया होता है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सबों को जो आरक्षण का स्टार्ट हुआ, वो करने वाले कौन थे, भीमराव अंबेडकर। और उन्हीं की कुछ कथा ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा अपने कही गई है, अपनी आत्मा के अनुसार से कही गई है। आत्मकथा दलितों की है। इसमें क्या है, चेतना, राजनीतिक और सामाजिक विषमता। चेतना, राजनीतिक और सामाजिक विषमता है। देखिए, मुकुंद देवी माता का नाम, पिता का नाम छोटन लाल। इनका भी जन्म कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश में। घुसपैठी कहानी, सीढ़ियों का संताप, सौंदर्य शास्त्र, आलोचना, मेघदूत। सम्मान मिला, देखिए ये सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है। सम्मान जो मिला डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार पर। किस पर, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार पर। कब मिला सम्मान, 1993। और परिवेश सम्मान कब मिला, 1995। जयश्री सम्मान कब मिला, 1996। कथाक्रम सम्मान कब मिला, 2000 ईस्वी में। अब समझ लीजिए, इसको इतना इतना सम्मान मिला, किसी को एक सम्मान नहीं मिलता है, यहाँ 4 सम्मान मिला। तो ये सम्मान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हेडमास्टर का नाम क्या था, कलीराम। क्या था, कलीराम। सुखदेव सिंह त्यागी का पोता कौन था, सुरेंद्र सिंह। कौन था, सुरेंद्र सिंह। अब कहानी समझिए कि कहानी क्या है, थोड़ा सा हम शॉर्ट में समझाते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव तो हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव के क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। ऑब्जेक्टिव हम क्लियर करते जा रहे हैं और एक तरफ सब्जेक्टिव भी हम कुछ क्लियर करते जा रहे हैं। देखिए कहानी क्या है, एक तरफ ओम प्रकाश वाल्मीकि की ही आत्मकथा है। तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूल जाते हैं और स्कूल में इनके जो हेडमास्टर थे कलीराम, इस कलीराम के द्वारा इसको कभी बैठने नहीं दिया जाता है, तो कभी स्कूल में इससे झाड़ू लगवाया जाता है। एक दिन की बात है कि स्कूल में इनके पिताजी ने देख लेते हैं बाहर से कि मेरे पुत्र से झाड़ू लगवा रहे हैं। इनके पिता को बहुत अधिक गुस्सा आता है और गुस्से में हेडमास्टर को अपशब्द भी कहते हैं आपको ये किसने कहा है कि मेरे बेटे जब यहाँ पढ़ने आ रहे हैं तो आप इनसे झाड़ू क्यों लगवाते हैं। लेकिन वो दलित थे, छोटे कास्ट से थे, इसलिए उसको दबाया जा रहा था। कहानी में इसके बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि को बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। कभी स्कूल में उसको बैठने नहीं दिया जाता था, कभी उसको खड़े होकर के पढ़ना पड़ता था। कभी अमेरिका जब गए थे ये पढ़ने के लिए, वहां पर भी इनको झाड़ू देना पड़ता था, होटल में काम करना पड़ता था। अनेक कठिनाइयों से ये पढ़े और आगे बढ़े। और इसके बाद एक दिन की बात तो ऐसी हुई कि ये जानवर जो मर जाते हैं, मरने के बाद जो उसका चमड़ा काट करके निकाला जाता था, उस चमड़े को लेकर जाना और जानवरों को वहां से हटाना, ये सारा काम भी इनको करना पड़ा क्योंकि उनके भाई घर पर नहीं थे। जब उनके भाई घर पर नहीं थे, इन सारा काम भी इनको करना पड़ा। तभी उनकी भाभी कहती हैं हम लोग ये सब काम कर लेंगे, लेकिन इनको इस काम में मत घसीटिए। ये बात से, अपनी भाभी के इस बात से ओम प्रकाश वाल्मीकि बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। उनको लगता है कि कभी भी मेरी भाभी मेरे बारे में अच्छा ही सोच रही है। तभी कुछ दिन तो ऐसे होते थे जब भोज में बचता था, जो फेंका जाता था खाना, वही पूरी उठा करके महीनों भर उसमें नमक पानी मिला करके उसी को सुखा सुखा करके खाते थे। इतनी कष्ट और इतनी विडंबना है इस समाज में कि कह नहीं सकते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने ये बात को प्रदर्शित करते हैं। एक दिन की बात है जब ये धीरे धीरे इनका समय अच्छा हुआ, पढ़ाई लिखाई किए, और तभी उनके घर में जब एक मेहमान के घर में गए थे ये, तो इनको क्या दिए थे, जूठा खाना दिए थे, बाहर का खाना दिए थे। जो खाना हम कुत्ते को खिलाते हैं, बिल्ली को खिलाते हैं, वो खाना इनको दिया गया। लेकिन वही मेहमान जब इनके अच्छे दिनों में आए, इन्होंने अच्छे से बनाकर इसको खिलाया और उसी मेहमान ने इनको क्या कहा, आज बहुत अच्छा खाना बना है। इन्होंने कहा कि मेरा सपना जो है साकार हो गया कि हमने कुछ किए या ना किए,
अपने जीवन में बहुत कुछ किए। जूठन एक ऐसी दलित आत्मकथा है जिसके बारे में वर्णन करना मुश्किल है। इसमें कह सकते हैं जिस तरह से गरीबों को, लाचारों को दबाया जाता था, उसी तरह से आप जिस जूठन कहानी है, इसमें जूठा भोजन दिन रात उसको खाना पड़ता था, इसलिए कहानी का नाम पड़ा जूठन। दिन रात सोच के देखिए, दिन रात जिसको जूठा भोजन खाना पड़ रहा है, खाने के लिए किसी के यहाँ दिन दिन भर काम कर रहा है, इसका नाम पड़ता है, वो भी अच्छा खाना नहीं बल्कि जूठा खाना खाने के लिए हमें 12 महीना काम करना पड़ रहा है। इसका कहानी का नाम पड़ा जूठन। दूसरी कहानी है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? एक प्रकार की डायरी। डायरी क्या होता है? डायरी वो होता है जिसमें हम मन की सारी कीड़ा निकाल कर किताबों पर उतार देते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? डायरी कहते हैं। डायरी में ना ही शब्द, अच्छे शब्द का ध्यान होता है, ना ही सुंदर शब्द का, ना ही सुंदर वाक्य, बल्कि यही ध्यान होता है कि हमारे मन की कीड़ा, मन की पीड़ा, सारा चीज, दुख दर्द निकाल के हम कागज के पन्नों पर उतार दें, उसे ही हम क्या कहते हैं? डायरी कहते हैं। और ये डायरी किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? मलयज। इसका मूल नाम क्या था? भरत जी श्रीवास्तव। क्या था? भरत जी श्रीवास्तव। जन्म कब हुआ? 1935 में। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। निधन कब हो गया? 1982 में। माता का नाम प्रभावती, और वहां पे प्रभावती किसके नाम, किसकी पत्नी का नाम? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम। पिता का नाम त्रिलोकीनाथ। कई रचनाएं लिखे हैं इन्होंने। जख्म पर धूल 1971, अपने होने का अप्रकाशित करता हुआ 1980 में कई रचनाएं, उसी में एक है हंसते हुए मेरा अकेलापन। डायरी है वो क्या है? ये मलयज के द्वारा लिखी गई हैं। इसमें मूल रूप से ये बताया गया इस कहानी में कि मलयज में अपने मन की कैसी कीड़ा और अपनी पीड़ा, अपनी दुख, अपनी दर्द को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, उसे डायरी कहते हैं। कई तरह के कष्ट, कभी लेखक को अकेले रहना पड़ता है, तो कभी बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता है, इन सारी चीज का वर्णन किया। लेकिन इसमें मूल रूप से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव उत्तर ज्यादा आते हैं। अब जो कहानी है उसका नाम है तिरीच। तिरीच कैसी कहानी है? तिरीच जिसका कहानी का प्रतीकात्मक है अर्थ होता है जहरीला लिजार्ड। क्या होता है? जहरीला लिजार्ड। लेखक कहानी में क्या बताना चाहते हैं और क्यों ये कहानी रचते हैं? इनके रचनाकार कौन है? उदय प्रकाश। जन्म कब हुआ? 1952 में। कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में। गंगा देवी माता का नाम, पिता का नाम प्रेम कुमार। कई रचनाएं हैं, दरियाई घोड़ा, तिरीच, अंत में प्रार्थना, ये सारी रचनाएं हैं। निधन ईश्वर की आंख निबंध में। कहानी के संबंध में पंडित राम अवतार, ज्योतिष और वैद्य। मतलब कहानी में जो जो पात्र होते हैं, एक पंडित राम अवतार थे और एक जो पंडित राम अवतार क्या थे? ज्योतिषी थे, और एक वैद्य थे। इन सब चीजों का वर्णन क्यों हुआ? एक सांप, गिलहरी, छिपकली, इस सब का नाम सुनते होंगे। देखिए, जहरीला लिजार्ड और आदमी के बीच की संबंध को इन्होंने बताते हुए कहते हैं कि कहानी में क्या है उसको समझते हैं। दरअसल ये भी क्या था, ध्यान से सुनिएगा आप लोग भी। एक दिन की बात है कि लेखक घर से कहीं बाहर गए थे, आते वक्त उसको एक लिजार्ड ने काट लेता है, और जब लिजार्ड ने काट लेता है उसकी बीज धीरे धीरे उसको चढ़ने लगती है। कुछ लोगों का कहना होता है यदि लिजार्ड काट ले तो वो कभी भी जीवित नहीं रह सकता है, उसकी मृत्यु तय हो जाती है। अब इनके जो पुत्र थे वो भी बहुत ज्यादा परेशान, आखिर मेरे पिताजी की मृत्यु हो जाएगी। उनकी पत्नी परेशान, हर लोग घर में परेशान, लेकिन फिर भी ये विडंबना बार बार आते जा रही है कि यदि किसी को लिजार्ड काट लेता है तो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। धीरे धीरे उसका विष चढ़ते गया कुछ, और अगले ही दिन लेखक को कहाँ जाना था? लेखक को जाना था तारीख करने के लिए। तो कुछ लोग, तारीख होता है जब कोर्ट में केस होता है तो वहां पे तारीख करने के लिए जाना होता था लेखक को, अगले ही दिन जाना था। अब कहानी आगे बढ़ती, जैसे ही आगे बढ़ती है तो कुछ लोग कहते हैं कि इसको धतूरे का बीज दे, धतूरे का घोल पिलाइए। कुछ लोग कहते हैं इस वैद्य के पास जाइए,
अंततः एक दिन वो उतरते हैं, तारीख करने के लिए जाते हैं, और जहां पे ये उतरते हैं कहते हैं ऐसे नहीं ठीक होगा, आप धतूरा का बीज जो होता है उसका पीस करके पीजिए। कोई भांग कहते हैं पीस के पीने के लिए, इस तरह से वो पीस के पी लेते हैं, लेकिन नशा में इतना चूर हो जाते हैं, उन्हें पानी प्यास लगी थी, पानी प्यास के कारण वो बहुत दूर तक जाते हैं। सोचे इस जगह बगल में ही मेरे एक मित्र हैं, मेरे एक सहयोगी हैं, बहुत अच्छा मित्र हैं जो हमारा हमेशा साथ देते हैं, जाते हैं जरा उनके यहाँ ही पानी पी ले। वो मित्र उनके संयोग से क्या करते थे, ग्रामीण बैंक में नौकरी करते थे, लेकिन उसको पता नहीं चला क्योंकि वो नशे में थे, विष चढ़ रहा था, पता नहीं चला, वो दूसरे ही बैंक में घुस गए। संयोग की बात है कि उस समय क्लर्क जो होते हैं वो पैसा गिन रहे थे, पैसा गिन रहे थे, ये फटे पुराने कपड़े में ऐसे घुस गए, उसको लगा कि ये चोर है, तो वहां पे इसकी खूब पिटाई हुई, जम के पिटाई हुई। पानी तो नहीं मिला, लेकिन तारीख करने के लिए जितने कागजात लेके जा रहे थे सारा कागजात छीन लिए गए, लेकिन पानी नहीं मिला। खूब रगड़ के पिटाई हो गई। आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आगे बढ़ते हैं सोचे अच्छा कोई बात नहीं, जरा यहाँ पुलिस थाना है, यहीं जाकर के पानी मांग लेते हैं। संजोग से पुलिस थाना में जो थाना प्रभारी थी उसकी पत्नी करेला का भुजिया बना के दी थी, उसको भी अच्छा नहीं लग रहा था, एक तो अपने चिड़चिड़ाया हुआ था। ये चले जाते हैं कि पानी दे दीजिए, वहां पर भी इसको पानी नहीं मिलती है, पागल कर करके वहां से उसको भगा देता है। आगे फिर आगे बढ़ते हैं, सोचते हैं अच्छा कोई बात नहीं, बगल में गांव है, गांव में घुस के ही कहीं पानी मांग लेते हैं। जब ये गांव जाते हैं तो लड़का लोग को लगता है कहीं महिलाओं को देखने के लिए ये जा रहे हैं, तो कभी उसके कपड़े फाड़ देते हैं, उसके शरीर पे एक दो कपड़े बचे हुए थे, बाकी सारे कपड़े उसके खत्म कर दिए गए थे। अब आप सोचिए किस विडंबना से ये गुजर रहे हैं, पानी खोज रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है। गांव में घुसते हैं तो गांव में लड़के, जब उसके पास कपड़े भी नहीं थे उसके बाद भी लड़के कभी ढेला से पत्थर से उसको मार रहे हैं। तो अंततः वो कहाँ जाते हैं, अंततः एक होटल में रुकते हैं, नीचे कहीं छुप करके, वहां पर वो पानी पानी के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन वहां भी उसको पानी नहीं मिलती है। एक समय उसके ही, क्योंकि मैले थे, पूरा किसी को पहचान में नहीं आ पा रहा था कि उसका शरीर कैसा है, मुंह कैसा है, फेस कैसा, कुछ दिख ही नहीं रहा था। इस वजह से उसके जो साथी थे, उसकी जो बस थी, वो बस छोड़ के आने से पहले वहां पर भी लड़का लोग पहुंच करके फिर उसकी खूब पिटाई होती है। अंततः उसकी वहीं पर नींद खुल जाती है। दरअसल ये भी कुछ नहीं था, बस एक सपना था। अब बात समझिए, लेखक क्या बताना चाहते हैं। लेखक कहते हैं, सुनिए, लेखक कहते हैं कि जितना ये लिजार्ड या सांप जहरीला नहीं होता है, उससे ज्यादा हमारा समाज जहरीला है। क्योंकि यदि उसको पानी मिल जाता तो ये कहानी, ये सपना आगे बढ़ता ही नहीं, सपना वहीं समाप्त हो जाता। लेकिन उससे समाज इतना क्रूर है, समाज इतना क्रूर है, जहरीला सांप से भी जहरीला, लिजार्ड से भी जहरीला है, दोनों एक जैसा है। तो लेखक ने इस कहानी में क्या कहा, अब वो अलग चीज है, सांप से आंखें नहीं मिलाना चाहिए, घूम घूम के चलना चाहिए, वो हम डिटेल्स में, लेकिन शॉर्टकट में इसको इतना ही समझाएं। लेकिन ये है कि क्वेश्चन सारा बन जाएगा यहाँ से। अब जो चैप्टर है उसका नाम है शिक्षा। शिक्षा क्या है? शिक्षा ये सिर्फ एक कहानी है, शिक्षा, जिसका शिक्षा के रचनाकार है जिद्दू कृष्णमूर्ति। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 12 मई 1895। कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में। निधन कब हुआ? 1886 ईस्वी में। माता का नाम संजीवा और पिता का नाम नारायणा जिद्दू। कई रचनाएं लिखे हैं। विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे इसको कौन? लीडबेटर। लीडबेटर ने जब इसे उपाधि दिया विश्व शिक्षक का, तो इन्होंने उपाधि को लौटा दिया। बोलते थे और संभाषण, इनके अनुसार स्वतंत्र वातावरण, क्या कहें? स्वतंत्र वातावरण। क्या हंस रहे हैं जी? मेधा होना, जीवन को समझना। भाषा क्या था? ब्रज भाषा था। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने, अब लास्ट में हमने सारी कहानी को पढ़ ली है, सिर्फ एक कहानी बची हुई है जिसका नाम है शिक्षा। अब जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं आखिर शिक्षा क्या है, हम पढ़ने क्यों जाते हैं, स्कूल क्यों जाते हैं, कॉलेज क्यों जाते हैं, काहे जाते हैं, इसका क्या कारण है? क्या हम नौकरी करने के लिए स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं,
या व्यवसाय करने के लिए कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं? लेखक कहते हैं यदि आप नौकरी करने के लिए, ऊंचे पद पे जाने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, अधिक पैसे कमाने के लिए या फिर सुखमय जीवन जीने के लिए यदि आप शिक्षा मानते हैं तो दरअसल आप शिक्षा नहीं कर रहे हैं, शिक्षित नहीं हो रहे हैं। आपकी वैसी शिक्षा कोई काम की नहीं है। शिक्षा के एक छोटे से कोने में आप सिमटे हुए हैं। तब जद्दू कृष्ण मूर्ति कहते हैं शिक्षा के लिए हमें सत्य की खोज करना, और उस सत्य की खोज में आपको सबसे पहले स्वतंत्र वातावरण होना चाहिए। जब तक स्वतंत्र वातावरण नहीं होगा तब तक सत्य की खोज नहीं हो सकते हैं। यहाँ सभी लोगों को, जितने भी लोग बैठे हैं, हम ही को या फिर सभी को, यहाँ पे संसार में जितने लोगों को हैं, सबको चिंताएं होती हैं, आशाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, और सुख और दुख भोगने का सबको, भोग विलास इन सब चीज से सब लोग की इच्छाएं हैं। तो इनको शिक्षा कहते हैं। ये शिक्षा नहीं है, दरअसल ये जीवन है। लेखक कहते हैं हम सजीव से भी सीखते हैं और निर्जीव से भी सीखते हैं। हर पल सीखना शिक्षा होता है, और जो भी हमें सिखा दे वही एक शिक्षित इंसान का एक अच्छी पहचान होती है। लेकिन हम स्वतंत्रता पूर्ण वातावरण कैसे पा सकते हैं? हम दिन प्रतिदिन देखते जा रहे हैं, कहीं पत्नी से डर होता है तो कहीं पति से डर होता है, कभी समाज से डर होता है, कभी पुलिस से डर होता है। इस तरह से कई डर हमारे मन में समाये होते हैं, और हम उस डर के मारे कभी सत्य की, अपने अंदर की आवाज, सत्य की खोज, समाज में क्या क्या कुरीतियां हैं उसे हम कह ही नहीं सकते हैं, उसे हम उसको हटा ही नहीं सकते हैं। जैसे हमारे समाज में जिस समय 1838 था, उस समय जो कुरीतियां थी, सती प्रथा का अंत हुआ, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जो सती प्रथा का अंत किया, जद्दू कृष्ण मूर्ति के माध्यम से कहते हैं कि वही एक अच्छी शिक्षा है। जब तक आप सत्य की खोज ना करेंगे, सत्य को उजागर ना करेंगे, सत्य को समाज में नहीं लाएंगे, कुरीतियों को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक आप शिक्षा नहीं पा रहे हैं। आप सिर्फ शिक्षित हो जा रहे हैं, आप अच्छे पोस्ट पे चले जा रहे हैं, तो ये शिक्षा नहीं है। आप हर चीज से सीखते जा रहे हैं, कई इच्छाएं हैं, कई कामनाएं हैं, ये शिक्षा का मूल भाव नहीं है। यदि शिक्षा पाना है तो सबसे पहले आपको स्वतंत्रता पूर्ण वातावरण में रहना होगा, जहाँ पे कोई डर नहीं, ना ही माता के डर छूटने का डर, ना ही पति के जाने का डर, ना ही नौकरी के छूट जाने का डर, ना ही और किसी का डर हो, ना ही ऊंचे पद पे जाने का डर कि उनसे नहीं कुछ बोलेंगे तो ऊंचे पोस्ट पे नहीं करेंगे, प्रमोशन नहीं करेंगे, ना ही पुलिस का डर। किसी का जब तक डर नहीं समाप्त होगा तब तक आप स्वतंत्रता पूर्ण वातावरण का निर्माण नहीं कर सकते। जब तक आप स्वतंत्रता पूर्ण वातावरण में नहीं रहेंगे तो आपके अंदर वो मेधा शक्ति नहीं आएगा, और मेधा शक्ति आने के लिए आपको क्रांति में आना पड़ेगा। और क्रांति जब तक आप क्रांति नहीं करेंगे, सत्य की खोज नहीं कर सकते हैं, सत्य को उजागर नहीं कर सकते हैं, समाज की कुरीतियों से नहीं लड़ सकते हैं। तो लेखक कुल मिला के ये बात कहें कि यदि आप शिक्षा का सही मतलब जीना चाहते हैं तो समाज में जो कुरीतियां हैं उस कुरीतियों को समाप्त करके एक अच्छी व्यवस्था को वहां पे लाना, इसे ही क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। तो लेखक के माध्यम से शिक्षा क्या है वो हम समझ गए हैं। पूरी गद्य खंड में जितने भी हम कहानी है उसको हम पढ़ा दिए। अब कुछ कुछ क्वेश्चन है उसको जरा देख लेते हैं। देखिए, जूठन के रचनाकार कौन है? बताइए जल्दी। जूठन के रचनाकार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? कौन सी है? जूठन है। कौन सी है? जूठन। जूठन है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला? कौन सा? डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? देखिए, परिवेश सम्मान मिला, जयश्री मिला, दो बार लिखा गया है, ठीक है, ये नहीं होगा, परिवेश सम्मान। अब देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाएं हैं? बताइए। समाजवादी आंदोलन, दलित आंदोलन, राष्ट्रीय क्या होगा? दलित आंदोलन। अब देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? अब देखिए, हेडमास्टर कलीराम ने हेडमास्टर कलीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? किसे कहा?
ओम प्रकाश वाल्मीकि को। तो देख रहे हैं इस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं, एग्जाम में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों का काम क्या है, वैसे हम करवा देंगे, लेकिन आप लोग जाइएगा घर और घर में जाके देखिए कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है, कैसे बोर्ड में पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन को बनाइए। नहीं बनता है इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाएंगे, आज कुछ प्रैक्टिस करवाएं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।